Hi all again, welcome back. Let's code with एसके और गाइज। आज इस सेशन में बेसिकली हम एज अ सेशन ही एज ए डिस्कशन एक टॉपिक लेके डिस्कस करना चाहते हैं। सो आप लोगों के भी कुछ इनपुट्स हो इस टॉपिक पे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड सो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो है अपना जब अपन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। सो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो मैंने बहुत सारी जगह काम किया है और देखा है, तो लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी को बहुत ही ऐसे विदाउट एनी डिज़ाइन रफली यूज कर लेते हैं। सिंपल यूजर नेम पासवर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 सॉफ्टवेयर है, 10 सॉफ्टवेयर में सब जगह अलग अलग यूजर स्टोर हो रहा है। कहीं पे रोल नहीं है, कहीं पे परमिशंस नहीं है, कहीं पे तो टोकन ही नहीं है, ओनली यूजर नेम पासवर्ड से आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, कुकी बेस ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो अपन को देखना है कि अब करंट मार्केट स्टैंडर्ड क्या है। सो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी तरीका गलत है। सो कुछ कमियां हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और करंट मार्केट जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है और स्टैंडर्ड्स है वो क्या है और वो क्यों इम्प्रूव हुए हैं। तो सब में कुछ ना कुछ जब हम समय के साथ क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और हम एक बेस्ट प्रैक्टिस पे आते हैं और फ्यूचर में जाके उससे भी बेस्ट प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। तो करंट बेस्ट प्रैक्टिस में जो अपना सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसमें हम देख रहे हैं जो ऑथ 2.0। तो ऑथ 2.0 भी बोलते हैं, इसको 2.0 भी बोल सकते हो आप। तो और 2.0 क्या है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। सो काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा, जो बिगिनियर डेवलपर्स है या जो इंटरमीडिएट लाइज के हैं। तो वो काफ़ी लोगों ने और टू देखा भी नहीं होगा काफ़ी जगह, और कुछ लोगों ने देखा भी होगा तो पार्शियली देखा होगा। जैसे हम काफ़ी काफ़ी साइट्स पे देखते हैं, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक्स, तो वहाँ पे भी ऑथ 2 का कंसेप्ट आता है। सो अपन डिस्कस करते हैं कि ऑथ 2 क्या है और इससे पहले क्या यूज होता था। और फिर हम जाएंगे की क्लॉक पे। की क्लॉक पे हम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बेसिक की क्लॉक क्या है और उसका यूआई लेआउट वगैरह कैसा है और उसमें क्या क्या फीचर्स है। और प्रोग्रामेटिक उसको यूज करना है वो हम नेक्स्ट सेशंस में यूज करेंगे, जब हम एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएंगे, एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज वगैरह डेवलप करेंगे यूजिंग की क्लॉक। तो उस कंसेप्ट पे हम तब जाएंगे। सो अभी हम मोस्टली डिस्कस करते हैं ऑथ 2.0 क्या है और इससे पहले क्या होता। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग मोस्टली एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो हम एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए हमें एज ए यूजर क्या चाहिए होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में मोस्टली काफ़ी सारी साइट्स है जो कुकीज़ है या जावा जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो पहले होती थी, एक जे सेशन करके कुकीज़ है, वो हमेशा स्टोर करके रखती थी ब्राउज़र में और उसी के थ्रू बार बार ऑथेंटिकेशन से होता था। ठीक है। सो वो कुकीज़ कैसे सिक्योर्स नहीं है, कोई भी ब्राउज़र में देख सकता है। उसके बाद और टू में JWT टोकन आता है, टोकन भी कोई भी ब्राउज़र में देख सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद दूसरा है कि मोस्टली आप लोगों ने एप्लीकेशंस में देखा होगा कि वहाँ पे आपका एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5-6 एप्लीकेशन है, सब में लॉगिन करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड चाहिए होते हैं। ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इशू आता है जब हमने कोई एप्लीकेशंस डेवलप की है और उस एप्लीकेशन के जो बेसिकली एपीआई है हमें वो किसी और यूजर के साथ शेयर करने हैं। ठीक है। सो वहाँ शेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा यूजर है उस यूजर के यूजर नेम पासवर्ड वो दूसरे सिस्टम पे भी पुट करेगा, जो इनसिक्योर वे है। कि आप कोई आपका एक्स प्रोडक्ट है और आपकी एक्स प्रोडक्ट की बहुत सारी एपीआई है, कुछ यूजर इन्फॉर्मेशन वगैरह की, और आपका यूजर चाहता है कि वो कुछ डेटा है वो शेयर करना चाहता है किसी वाई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो आप लोग कुछ एपीआई उन्हें दे देंगे और आप बोलेंगे उस एपीआई में यूजर नेम पासवर्ड पास करो तो हम आपको कोई जैसी कुकीज़ देंगे या हमारा कोई कस्टमाइज टोकन JWT देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या होगा कि जो वाई ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आपका यूजर है डेटा शेयर करना चाहता है पर अपने क्रेडेंशियल्स नहीं शेयर करना चाहता है। और वो आपके पास एटलीस्ट उस यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। यूजर की इन्फॉर्मेशन है, उसकी बैंक अकाउंट है, उसकी कुछ क्रेडिट कार्ड्स इन्फॉर्मेशन है, उसकी कुछ ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन है। बट वो चाहता है जो वाई कंपनी है उसके साथ केवल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना। लेकिन जैसे ही आप लोग जो वाई कंपनी है उसको एपीआईज दे दोगे और उसको बोलोगे कि वो यूजर के यूजर नेम पासवर्ड से टोकन लेके डिटेल्स ले सकता है, तो वो क्या करेंगी, वो वाली कंपनी उस यूजर्स के क्रेडेंशियल भी देख पाएगी, और क्रेडेंशियल उनके पास है तो वो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से नहीं शेयर करनी है, तो यहाँ पे हमें ऑथ टू बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ऑथ टू का ये एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया जो मोस्टली मैंने देखा कि हम फेस करते हैं कि जब हम सिस्टम से रिलेटेड एपीआई शेयर करते हैं और वो एपीआई हमें ऑथ टू अगर नहीं होता है या इस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं है, तो वो इतना सिक्योर वे में हम एपीआई शेयर नहीं कर पाते हैं, और हमें शेयर करने से पहले सिस्टम में भी काफ़ी सारे कोड या कुछ ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ पे हमें मैनुअल वर्क भी काफ़ी बार बीच में करना पड़ता है। तो वो सब रिड्यूस करने के लिए हम ऑथ टू को इम्प्लीमेंट करके ये सारी चीज़ों से हम जो हमारा सारा बर्डन है वो हटा सकते हैं। तो ऑथ टू एक बेसिकली प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स जो डिफाइन करता है कि आपको आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसकी आर्किटेक्चर कैसे डिफाइन करनी चाहिए। और ये जो बेसिकली यूजर क्रेडेंशियल वगैरह एक्स प्रोडक्ट वाली कंपनी को शेयर करना पड़ता है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो जैसे कि आजकल आप लोग हम लोग मोस्टली किसी भी एप्लीकेशंस पे साइट पे लॉगिन करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस आता है कि जो हम साइन अप करते हैं तो साइन अप विथ गूगल, साइन अप विथ एनी फेसबुक, गिटहब, अलग अलग प्लेटफॉर्म। सो ये क्या है, सो इसी कंसेप्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गूगल है वहाँ पे हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है। ओके, और जो एक दूसरा प्रोडक्ट है जहाँ पे हम अभी साइन अप करने जा रहे हैं, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि मेरे साइन अप विथ गूगल कर, बट गूगल को हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे केवल हमारी ये इन्फॉर्मेशन ही जो कंपनी के साथ हम साइन अप कर रहे हैं उसको शेयर करनी है। तो वो कंपनी गूगल से कुछ स्कोप्स होते हैं और टू के वो मांगती है, जैसे यूजर इन्फो ही मोस्टली शेयर होता है और उसके बेस पे आपका एक टोकन मिल जाता है। और अगर आप उस कंपनी को एक्सेस देते हो कि वो आपका गूगल ड्राइव एक्सेस करता है, जीमेल एक्सेस कर सकता है, या गूगल कैलेंडर एक्सेस कर सकता है, तो जिस कंपनी की नई एप्लीकेशन पे आप साइन अप कर रहे हो उसमें जो गूगल का टोकन जो गूगल उस क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, जो एक्स सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करेगा, वो सॉफ्टवेयर आपका टोकन के साथ कुछ आपके गूगल के फीचर्स यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने यूजर नेम पासवर्ड है वो नहीं शेयर किए हैं। सो यूजर नेम पासवर्ड के लिए क्या होता है, आप मोस्टली देखते हो और टू के फ्लो में जैसे ही आप लोग साइन अप विद गूगल पे क्लिक करते हो, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर रहे हो उसकी जगह रीडायरेक्ट होके आप पहुंच जाते हो गूगल के लॉगिन पेज पे। सो यूजर नेम पासवर्ड आप हमेशा, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं किसी और एप्लीकेशन को नहीं देके गूगल के प्लेटफॉर्म पे सबमिट कर रहा हूँ। ओके, सो ये थोड़ा थियोरेटिकल हो गया। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि ऑथ टू के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेस है जो अपन कर रखे हैं, जिनको अपन स्टडी करते हैं साथ में। और आपको और भी ज़्यादा गूगल और टू के बारे में कुछ कमेंट्स करना है तो प्लीज़ आप अपना भी जो भी टॉपिक है वो शेयर कीजिए। मैं मेरी तरह से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर रहा हूँ, और आप कुछ कमेंट में एडिशनली ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो ऑथ टू रोल्स, और सो बेसिकली ऑथ टू क्या है, ऑथराइजेशन का फ्रेमवर्क है। तो अब इस फ्रेमवर्क में क्या कंपोनेंट्स है, सो बेसिकली अपन को 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, रिसोर्स ऑनर, क्लाइंट, ऑथराइजेशन सर्वर एंड रिसोर्स सर्वर। सो अभी नॉर्मल एप्लीकेशन कैसे काम करती है, सो आपका नॉर्मल एप्लीकेशन है उसका यूआई है और उसका एक बैकएंड होता है। तो जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड सबमिट करते हो, जो बैकएंड एप्लीकेशन है आपकी वही यूजर नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेगी, वही आपको सारी एपीआईज देगी, सारी इन्फॉर्मेशन देगी, सारा डेटा शेयर करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब कुछ ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी एक जगह है आपकी। ठीक है, अभी आपको कहीं और, जैसे मैंने बताया कि कहीं और लॉगिन करना है तो कहीं और यूजर नेम पासवर्ड नए के साथ साइन अप करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऑथ टू फ्रेमवर्क है, जो ऑथ टू है वो आपको क्या कर रहा है कि सारे जो बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है कि रिसोर्स ऑनर। सो रिसोर्स ऑनर का मतलब क्या है, कोई भी यूजर, ऐसा यूजर
जो बेसिकली साइन जिसका रिसोर्स है, सो लाइक एंड यूजर जो किसी एप्लीकेशन में साइन अप करता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आजकल जैसे हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, गूगल साइन अप आ रहा है कि लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गिटहब, ये सब आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक यूजर है, उसने ऑलरेडी गूगल पे जीमेल बना रखी है, तो अब उसको वापस दूसरी एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड नहीं बनाना है, और वो केवल गूगल के क्रेडेंशियल से वहाँ पे साइन अप कर सकता है। ओके। तो रिसोर्स ऑनर को कौन हुआ? जो एंड यूजर जिसका जीमेल है वो आपका रिसोर्स ऑनर है, कि उसका जीमेल है और गूगल से रिलेटेड सारे रिसोर्स उसके हैं, और जिस पेज पे वो साइन अप करने जा रहा है उस साइट पे वो गूगल के क्या क्या रिसोर्स शेयर करना चाहता है वो उतनी परमिशन ही देगा। अब क्लाइंट क्या हुआ यहाँ पे? सो यहाँ पे क्लाइंट वो यूजर नहीं हुआ जिसका ईमेल आईडी वगैरह है। सो यहाँ पे क्लाइंट वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर रहे हो, और वो प्लेटफॉर्म गूगल का जो ऑथराइजेशन सर्वर है उसके लिए वो एक क्लाइंट है। तो गूगल का खुद का एक और टू का ऑथराइजेशन सर्वर होता है। सो जैसे ही हम गूगल पे कभी भी साइन अप करने जाते हैं तो गूगल अकाउंट्स डॉट गूगल कॉम पे हम जाते हैं। तो अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम है, वो गूगल का एक ऑथराइजेशन सर्वर है अपना। तो उस पे जो एप्लीकेशन आपको एज ए रिसोर्स ओनर साइन अप विथ गूगल का परमिशन मांग रही है, उस एप्लीकेशन ने ऑलरेडी गूगल क्लाउड या जीसीपी के थ्रू वहाँ पे गूगल के कंसोल्स में क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट किया होगा, और खुद को गूगल का एज ए क्लाइंट रजिस्टर किया होगा, तभी वो आपको साइन अप विथ गूगल का ऑप्शन दे सकता है। तो वो एक क्लाइंट हो गया ऑथराइजेशन सर्वर के लिए। और यहाँ पे ऑथराइजेशन सर्वर कौन आ रहा है? तो साइन अप विथ गूगल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो ऑथराइजेशन सर्वर है जिसके पास यूजर नेम और उसके क्रेडेंशियल्स है, तो वो जिसके पास ऑथोरिटी है यूजर को ऑथराइज करने की, सो वो सारी परमिशन है आपका गूगल के पास। तो गूगल का अकाउंट्स डॉट गूगल डॉट कॉम जो गूगल का ऑथराइजेशन सर्वर है। और रिसोर्सेज क्या है? तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपका जीमेल से रिलेटेड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी गूगल ड्राइव्स है, तो ये सारे आपके रिसोर्सेज है। तो जो भी एप्लीकेशंस हो गई गूगल की, तो ये सारे गूगल के एग्जाम्पल के बेस पे ये आपके रिसोर्स सर्वर हो गए। जो रिसोर्स सर्वर आप का क्लाइंट है वो आपके यूजर नेम क्रेडेंशियल के साथ कुछ आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ओके। सो अब आप बोलोगे ये सब तो इतना हो गया कॉम्प्लेक्स सा, आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन में और टू का क्या यूज है? ओके। सो नॉर्मल एप्लीकेशंस नहीं, जब हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस हम बनाते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशन बनाने के लिए सारी एप्लीकेशंस में एसएसओ होना चाहिए, सिंगल साइन ऑन होना चाहिए। सो जो ऑथ टू का एक बहुत ही बेनिफिशियल यूज है ऑथ, और हमें हर एक एप्लीकेशन में साइन अप करने की फैसिलिटी, बार बार करने की नहीं, और हर एक एप्लीकेशन अपना अलग यूजर मैनेजमेंट, यूजर डेटाबेस मैनेज करे, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो क्रेडेंशियल्स है वो सारे सिस्टम में हो, वो भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि डेवलपर्स होते हैं उनके पास एक्सेस होती है, वो क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। इस तरीके की भी कुछ और चीज़ें भी हो सकते हैं, क्रेडेंशियल एनक्रिप्टेड है तो भी अच्छा है। लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं, सो यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह शेयर हो, और बाकी सारी एप्लीकेशन है वो एज अ क्लाइंट रिएक्ट करे, और जो हमारे रिसोर्सेस है, जो भी हम एप्लीकेशंस में फीचर्स दे रहे हैं, वो हमारे एज ए रिसोर्स है। जो एंड यूजर है वो हमारा एक ही जगह रजिस्टर करेगा और सारी एप्लीकेशंस को यूज कर पाएगा। ओके। सो ये वाला कंसेप्ट है। सो यहाँ पे हमने देखा है कि स्प्रिंग बूट का एग्जांपल लेते हैं। सो स्प्रिंग बूट में हम देखते हैं कि स्प्रिंग बूट हमको सब स्प्रिंग सिक्योरिटी है, उसमें स्प्रिंग ओ ऑथ क्लाइंट आता है, स्प्रिंग ओ ऑथ रिसोर्स सर्वर आता है, और जो स्प्रिंग 2 था उसके अंदर 2.5 या 6 के आसपास स्प्रिंग बूट है, वो ऑथ सर्वर भी सपोर्ट करता था। लेकिन ऑथ सर्वर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है। सो स्प्रिंग बूट ने एक टाइम के बाद, स्प्रिंग डेवलपर्स ने सोचा कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैनेज करना टफ है, तो उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, और उसका आगे फ्यूचर में अपडेट्स देना या नया वर्जन देना बंद कर दिया है। सो मोस्टली आपको ऑथराइजेशन सर्वर यूज करना है तो हमेशा अपने पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन सोर्स में आता है, की क्लॉक। तो उसके लिए हम की क्लॉक स्टडी करेंगे कि आखिर में ऑथराइजेशन सर्वर क्या होता है। सो ये जो 4 पॉइंट है, रिसोर्स ऑनर, क्लाइंट, ऑथराइजेशन सर्वर एंड रिसोर्स सर्वर, तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स जो है या सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ऑथराइजेशन सर्वर। सो ऑथराइजेशन सर्वर ही वो बेसिकली सिस्टम है जो आपको किसी भी यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए उसके रोल्स, परमिशंस, उसके स्कोप्स और उसका रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन्स और सारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स है वो इम्प्लीमेंट करके देगा। क्लाइंट
क्या है आपका? सो क्लाइंट वो एप्लीकेशंस है, वो आपको बेसिकली आपके टोकन्स को यूज करके आपको कुछ ना कुछ रिसोर्स अवेलेबल करवाएगी। और बेसिकली क्लाइंट है वो आपके ऑथराइजेशन सर्वर के थ्रू आपको बेसिकली जो रिसोर्स ऑनर है, जो एक एंड बनता है, उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन गेट करेगा। और उसको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्लाइंट आपको क्या करता है, बेसिकली रीडायरेक्ट करता है ऑथराइजेशन सर्वर पे, और वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हो। उसके बिहाफ पे क्लाइंट के पास में आपका टोकन आ जाता है, और वो टोकन को क्लाइंट आपका यूज कर सकता है आपके बिहाफ पे रिसोर्स एक्सेस करने के लिए। आपके बिहाफ पे रिसोर्स एक्सेस करने की, ये टॉपिक ध्यान रखना है। और रिसोर्स सर्वर है तो रिसोर्स सर्वर आपके बिहाफ पे नहीं करता है, रिसोर्स सर्वर डायरेक्ट आपका टोकन लेता है, उस टोकन को वेरीफाई करता है ऑथराइजेशन सर्वर के साथ कि ये वैलिड टोकन है या नहीं। अगर ऑथराइजेशन सर्वर बोलता है ये वैलिड टोकन है, तो रिसोर्स सर्वर आपको उस टोकन के बेस पे जो जो आपको रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशंस है वो रिसोर्स दे देता है। सो रिसोर्स का मतलब यहाँ पे सारी एप्लीकेशन में यही आई है, एप्लीकेशंस के फीचर ही होते हैं। यूजर क्रिएट करना है, यूजर अपडेट करना है, कोई ट्रांजेक्शन का डेटा लेना है, ट्रांजेक्शन का डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, ये सब रिसोर्स हो गए आपके। ठीक है। सो क्लाइंट क्या है? सो क्लाइंट बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशंस है जो रिसोर्स ऑनर से क्रेडेंशियल्स नहीं लेगी, उससे बोलेगी कि आप क्रेडेंशियल्स सबमिट करो ऑथराइजेशन सर्वर पे जाके, उसके भी आप पे मुझे टोकन मिलेगा, और इस टोकन को यूज करके मैं रिसोर्सेज एक्सेस करूंगा आपके बिहाफ पे। ओके। और रिसोर्स ऑनर कौन है? वो यूजर है जिसके रिसोर्सेस है, जिसका लॉगिन क्रेडेंशियल है, और जिसके एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन है। ऑथराइजेशन सर्वर क्या है? ऑथराइजेशन सर्वर वो सर्वर है जिस सर्वर के पास में आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस है, आपके यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, आपका यूजर अकाउंट है, जो आपके यूजर अकाउंट, रोल, परमिशंस, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, वो आपका ऑथराइजेशन सर्वर है। सो सबसे कॉम्प्लेक्स, अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ, ऑथराइजेशन सर्वर आ जाता है। सो क्लाइंट बेसिकली, हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन हो गई। और कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम एज ए एपीआई ही डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया। और यूजर जो एंड यूजर जो लॉगिन करने वाला है। ओके। सो मोस्टली हम क्या करते हैं आजकल, हम स्प्रिंग बूट यूज करते हैं, तो मोस्टली ज़्यादा हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो अभी काफ़ी लोग रिसोर्स सर्वर को तो इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर सिंगल एप्लीकेशंस होती है तो वहाँ पे स्प्रिंग बूट क्लाइंट को ज़्यादा यूज करते हैं। स्प्रिंग बूट OAuth 2 का जो क्लाइंट लाइब्रेरी है, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे गिटहब है, फेसबुक है, इसके अलग अलग सेक्शन आते हैं, उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। आप फेसबुक या वहाँ पे जाके आपका क्लाइंट क्रिएट करते हो, क्लाइंट सीक्रेट लेते हो, और उसके बाद में स्प्रिंग बूट क्या करता है कि जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए आपको, आपने अगर फेसबुक का जो क्लाइंट क्रेडेंशियल यूज किया है, तो वो आपको फेसबुक पे रिडायरेक्ट करेगा, लॉगिन विद फेसबुक बटन पे। और जैसे ही आप गिटअप करते हो तो लॉगिन विद गिटअप पे रिडायरेक्ट करता है। और इसके बाद क्या होता है, गिटअप वापस स्प्रिंग बूट को टोकन दे देता है, और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का जो ऑथ टू क्लाइंट लाइब्रेरी है, वो आपको अब स्प्रिंग का कस्टमाइज टोकन दे देता है, ना कि जो टोकन गिटहब ने स्प्रिंग के साथ शेयर किया है। तो अब वो आपका कस्टम टोकन हो गया आपकी एप्लीकेशंस के लिए। ओके। सो ये हो गया ऑथ टू का कंसेप्ट। सो ऑथ टू के कंसेप्ट में आपका क्या हो गया, आपको डायरेक्ट लॉगिन पासवर्ड डालने पे, डायरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालने पे आपको लॉगिन नहीं मिल रहा है, आपको लॉगिन घूम के मिल रहा है। सारी चीज़ें अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको लॉगिन करना है तो एक ही एप्लीकेशन है जो यूजर की इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रही है। हर एक एप्लीकेशन के पास यूजर का क्रेडेंशियल्स नहीं जा रहा है आपको। तो जैसे ही, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल गूगल का अपन लेते हैं। सो आप गूगल में जैसे ही जीमेल में भी साइन अप करने जाते हो तो गूगल आपको रिडायरेक्ट करता है accounts.google.com पे, आप वहाँ पे क्रेडेंशियल सबमिट करते हो, फिर आप वापस जीमेल पे आ जाते हो। और गूगल ड्राइव है, इसी तरीके से ये सारे आपके रिसोर्सेस हैं। ओके। सो अभी हम देखते हैं की क्लॉक क्या है। सो की क्लॉक एक ऑथराइजेशन सर्वर है। सो ऑथराइजेशन सर्वर है अपना। सो बेसिकली स्प्रिंग बूट ने ऑथराइजेशन सर्वर इसलिए बंद किया कि ऑथराइजेशन सर्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप बेसिकली की क्लॉक आपको अगर सेटअप करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, की क्लॉक की साइट पे जाना है, वहाँ पे की क्लॉक है, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने लोकल सिस्टम पे, विंडो है, लाइनेक्स है, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिल जाएंगे, आप इंस्टॉल कर लीजिए। अपन अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि की क्लॉक क्या क्या अपन के किस तरीके से यूज में आ सकता है।
तो अब अपन कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो अभी अपन को क्या करना है, लॉगिन विद गूगल है, जीमेल है, ये करना है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा जो यूजर बेस है वो हमारे पास रहे, हमें गूगल, जीमेल, फेसबुक इसका यूजर बेस नहीं यूज करना है। हमारी यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास होना चाहिए। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर बनाएंगे, अपना यूजर फेडरेशन बनाएंगे, जहाँ पे बेसिकली यूजर इकट्ठे होने चाहिए, जो यूजर का डेटाबेस है वो हमारे पास होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए हमें हमारा ऑथराइजेशन सर्वर बनाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है की क्लॉक, जो है अपना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अब की क्लॉक में क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम यूजर जो डेटाबेस है, यूजर जो यूजर स्टोर करने का अपना है, उसको भी हम अलग अलग बेसिकली रीलम में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो कोई कंपनी है एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड अलग हो गया, देन एच डी एफ सी की और भी दूसरी ब्रांचेज है, वो सारी अलग अलग चीज़ें हो गई है। और हम चाहते हैं कि हर एक एच डी एफ सी की सब ऑर्गेनाइजेशन, जो सब कंपनी होती है, उसका अलग अलग डेटा मैनेज हो, यूजर बेस अलग अलग मैनेज हो, तो अपन उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे भी कोई कंपनी होती है, उसकी सब कंपनीज है, और वो चाहता है कि सारा डेटा है अलग अलग यूजर बेस मैनेज हो, तो आप यूजर बेस को अलग अलग भी मैनेज कर सकते हो की क्लॉक में, और सारे यूजर्स सेपरेटेड रहेंगे। तो आप किसी एक रीलम के यूजर को ही एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक रीलम का टोकन लिया है, आप दूसरे रीलम के यूजर के ऑपरेशंस कर सकते हो, और हर एक रीलम में यूजर यूनिक रहेगा। सो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आप लॉगिन करते हो कि क्लॉक में, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा जब भी आप की क्लॉक में स्क्रीन आता है आपका, तो ये वेलकम स्क्रीन है की क्लॉक का। यहाँ पे हम एडमिन कंसोल में जाते हैं, तो ये पेज है, ये पेज बेसिकली मास्टर रीलम का है, अपन इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने जो भी एडमिन क्रेडेंशियल्स है वो डाल देता हूँ। ये फर्स्ट टाइम आप जब की क्लॉक सेटअप करोगे तो आपको देने पड़ते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल है, और यहाँ पे आपकी मल्टीपल रीलम्स हैं। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मास्टर रीलम रहता है। ओके, सो आपको नई यूजर बेस बना, मैंने यहाँ पे एस के करके एक नई रीलम बनाई है। सो रीलम मैंने क्या बताया, जैसे ही आपको यूजर बेस को सेपरेट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को आप एक सिंगल रीलम बोल सकते हो। ओके, सो अभी यहाँ पे आपका एक एस के करके मैंने कोई बनाया है। अभी जितने भी यूजर रजिस्टर होंगे वो यूजर आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैंने इसमें केवल एक ही यूजर रजिस्टर कर रखा है अभी। सो अभी यूजर कैसे रजिस्टर करना है, तो यूजर एप्लीकेशन से रजिस्टर होगा। अभी मैं केवल की क्लॉक के टूल से ही आप यूजर को रजिस्टर कर सकते हो, ये भी एक फीचर है। तो इसमें आपको जब भी कोई यूजर रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पे ऐड यूजर कर सकते हो। ओके, सो आप यहाँ से भी यूजर ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हो, और यूजर मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो। और आपकी एप्लीकेशंस है वो बेसिकली की क्लॉक का जावा है आपके पास, तो की क्लॉक की एडमिन एपीआई जाती है, तो एडमिन एसडीके आता है, उसके थ्रू हम उस एसडीके को अपनी जो एप्लीकेशंस होती है उसमें इंटीग्रेट करते हैं, और हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जहाँ से यूजर हमेशा रजिस्टर्ड हो सकता है। ओके, तो वो वाली चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे रीलम सेटिंग्स है, तो आप रीलम से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स है वो यहाँ पे कर सकते हो, कि रीलम का नाम क्या है, उसका डिस्प्ले क्या है, और रीलम से रिलेटेड सारे ओ आई डी सी के एंड पॉइंट। सो ओपन आई डी कनेक्ट जो अपना फ्रेमवर्क है, सो की क्लॉक उसको भी सपोर्ट करता है। सो और टू के ऊपर एक एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल्स है ओ आई डी सी, ओपन आई डी कनेक्ट। सो वो आपको और भी अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें बेसिकली वो डिसिप्लिन बनाता है कि क्या क्या एंड पॉइंट्स आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑथ एंड पॉइंट है, इसी तरीके से टोकन एंड पॉइंट्स है, टोकन इंट्रोस्पेक्ट है, यूजर इन्फो एंड पॉइंट्स है, और आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के एंड पॉइंट्स है। तो ये बेसिकली टॉपिक अभी इस सेशन में हम ओ आई डी सी नहीं कर रहे हैं, बट की क्लॉक आपको और टू के साथ ओ आई डी सी भी प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो ये सारे ओ आई डी सी के एंड पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में आपका लॉगिन से रिलेटेड यहाँ पे जो भी फ्लैग वगैरह सेट करने हैं आपको, और ये थीम है। अब आपका जब भी कोई भी यूजर हमारे जो ऑथ सर्वर है उस पर रीडायरेक्ट होगा, तो उसको कैसी थीम दिखनी चाहिए वो थीम भी हम
सेट कर सकते हैं, बेस थीम चाहिए या क्या थीम चाहिए। और ये थीम की क्लॉक में हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका HTML है वो हम एडिट भी कर सकते हैं। की क्लॉक ओपन सोर्स है तो इसकी जो थीम वगैरह वो हम सब एडिट कर सकते हैं। अब क्लाइंट्स, तो अब ये आ गया क्लाइंट्स। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से इतने सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब आपकी कोई भी एप्लीकेशन है जहाँ आप चाहते हो अपन लॉगिन विद गूगल की जगह हमारा जो खुद का ऑथ सर्वर है उसका लॉगिन विथ होगा डायरेक्टली। तो उस एप्लीकेशन को अपन को क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए उस एप्लीकेशंस को, और उसको ऑथ सर्वर की यूआरएल चाहिए। तो उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे एज क्लाइंट रजिस्टर करेंगे। जैसे मैं एक नया क्लाइंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, माई न्यू एम एफ ऐप। ओके, सो मेरी कोई न्यू एम एफ ऐप है। ओके, इसका आपके एप्लीकेशंस का क्या यूआरएल रहेगा, वो यूआरएल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यूआरएल, ठीक है। सो अब अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ। ओके, तो ये एक नया क्लाइंट ऐड कर रहा हूँ मैं। तो ये क्लाइंट क्रिएटेड हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको और भी क्लाइंट रीडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे ही लॉगिन होता है, सो बेसिकली आपका ऑथ सर्वर क्या करता है कि जैसे ही आपका यूजर लॉगिन होगा तो उसको कहीं ना कहीं पे रीडायरेक्ट करना है। तो वो रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है वो सारी यूआरएल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मैं उस टॉपिक पे जा रहा हूँ। तो ये क्लाइंट के स्कोप्स वगैरह हो गए। अ, जो मैंने ऑलरेडी एक क्लाइंट क्रिएट कर रखा है माई स्प्रिंग ऐप, इसमें जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ से हमें क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट्स मिल जाते हैं अगर आपको क्लाइंट के आईडी सीक्रेट्स जनरेट करने हो तो ये आपका क्लाइंट सीक्रेट्स है। ओके, और क्लाइंट आईडी जब हम फर्स्ट टाइम क्लाइंट क्रिएट करते हैं तब हमें मिल जाती है। तो हम एक क्लाइंट जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम जैसे जो भी नाम देते हैं, माई एम एफ ऐप क्लाइंट, तो ये आपका क्लाइंट आईडी हो गया। ओके, तो इसको क्रिएट कर ही देते हैं। ओके ओके ओके, सेव। सो यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल अपन को डालना ही होगा। तो आपकी कोई ना कोई एमएफ की ऐप होगी जहाँ पे आपका लॉगिन के बाद में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद में रीडायरेक्ट होगा। तो जैसे ही हम लॉगिन विद गूगल करते हैं जैसे किसी एप्लीकेशन में, तो वो पहले गूगल पे जाता है फिर हमारी एप्लीकेशन पे वापस रीडायरेक्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें वापस अपनी एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट होने का पाथ देना होगा। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं, लोकल होस्ट दे रहा हूँ। तो अगर मेरी कोई रिएक्ट ऐप है फॉर एग्जांपल, तो 3000 पोर्ट पे चलती है और एम एफ ऐप नाम दे दो, ठीक है। तो सक्सेस लॉगिन नाम दे दो। ओके, तो ये आपका क्लाइंट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। और अब इससे रिलेटेड आप जो भी क्लाइंट टोकन्स वगैरह है वो आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लाइंट में जाएंगे हम, ये मेरा माई एम एफ क्लाइंट जनरेट हो गया जो अपन ने बनाया था। ओके, और अभी एक्सेस टाइप इसको आपको कॉन्फिडेंशियल करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही कॉन्फिडेंशियल करेंगे तो यहाँ पे क्रेडेंशियल आ गया, मतलब ये क्लाइंट है, ये डायरेक्ट पब्लिकली एक्सेस नहीं करेगा क्लाइंट आईडी को। इसको क्लाइंट आईडी के साथ क्लाइंट सीक्रेट भी देना होगा। सो यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट भी आ गया। ओके, सो इसके बाद रोल्स आते हैं। सो ये रोल है, ये आपका रहता है रीलम लेवल का रोल। तो आपके रीलम्स में क्या क्या रोल है, जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशंस है तो उसमें क्या क्या रोल आप बना सकते हो। क्रिएट, जो आपके एप्लीकेशन में क्रिएट यूजर होगा, डिलीट यूजर होगा। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन में कोई गेट ट्रांजेक्शन है, डिलीट ट्रांजेक्शन है, गेट डैशबोर्ड है, डिलीट डैशबोर्ड है, अपडेट डैशबोर्ड है, अपडेट यूजर लोगो है। सो इस तरीके के बहुत सारी एपीआईज होगी। तो कोई भी टेबल का डेटा है कहीं पे, आपको जो भी आपकी एप्लीकेशंस के रिलेटेड फीचर्स है वो सारे आप रोल यहाँ पे बना सकते हो। और वो रोल आपको किस यूजर को असाइन करना है तो वो आपके सारे यूजर्स यहाँ पे है। आप किसी भी यूजर को सेलेक्ट करना है यहाँ से, और इसको आपको क्या रोल देना है वो, जैसे हम यहाँ पे एक नया रोल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रोल क्रिएट किया, एम एफ डैशबोर्ड।
तो ये एम एफ डैशबोर्ड रोल है। अभी ये मैंने किसी भी यूजर को असाइन नहीं किया। तो सबसे पहले मेरा ये जो सुरेश यूजर है, अपन इसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या रोल आते हैं। तो ये अभी मैं पोस्टमैन से लॉगिन करके देख रहा हूँ। ओके, तो उसके अलावा हम एक मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना रखी है रिएक्ट में, वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो कैसे रीडायरेक्ट होता है। तो ये मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन से यहाँ पे चल रही है। ये बटन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डबल लॉगिन लॉगिन हो गया। ये सिंपल सा है कि क्लॉक के साथ कोई भी रिएक्ट ऐप है। सो ये आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन रहेगा। अब आपको मेरा मेरा ये लोकल एप्लीकेशन है और मैं क्या चाहता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। और जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ ऑथ 2 का सर्वर है जो की क्लॉक है, वहाँ से मैं यूजर नेम सबमिट करके टोकन लॉगिन की एक्सेस दूंगा इस यूजर को। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो, तो ये मैंने सुरेश करके जो मेरा एस के करके जो रिलम है ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ पे दिया था, तो नाम यहाँ पे ये आ रहा है। और जब मैंने यहाँ पे की क्लॉक में एज ए एडमिन यूजर लॉगिन किया था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बेसिकली वहाँ पे नाम आ रहा था, सॉरी, सो वो नाम आ रहा था, वो की क्लॉक करके आ रहा था। सो यहाँ पे अब मैं लॉगिन कर सकता हूँ जो भी मेरा एस के यूजर है। सो मैंने एस के चौहान यूजर बना रखा है रिलम में एस के यूजर में, और उसका जो भी यूजर नेम क्रेडेंशियल्स है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये मेरा जो रिएक्ट ऐप है, यहाँ पे आप देखोगे लॉगिन हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे नाम आ गया जो अपन ने, ये नाम इसके पास कहाँ से आया है, तो आप अपन यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे अपन एप्लीकेशंस में देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशन मैंने रिएक्ट में बनाई है उसमें मैंने क्या किया है कि जो भी मुझे टोकन मिलता है वो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। तो ये मेरा JWT मुझे यहाँ पे सेशन लोकल स्टोरेज में मिल गया है की क्लॉक से। और ये JWT अपन ऑनलाइन JWT पे जाके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो JWT आयो, सो यहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट हुआ कि जो रिएक्ट एप्लीकेशन थी उसने यूजर नेम पासवर्ड लेके किसी बैकएंड एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया है। सो रिएक्ट एप्लीकेशन पे जैसे ही हमने लॉगिन किया है तो इसने जो नॉर्मल और टू का पीके PKC करके पिक्सी ऑथेंटिकेशन मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू की क्लॉक को रीडायरेक्ट किया है और टू के साथ में। और वहाँ के की क्लॉक के जो ऑथराइजेशन का लॉगिन का पेज था, वहाँ पे हमने जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड डाले तो की क्लॉक ने वापस मुझे ये वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, रिएक्ट वाले पेज पे। ओके, और यहाँ पे मेरा टोकन आ गया है और रिएक्ट ऐप में मैंने कोड कर रखा है, जैसे ही मेरे पास सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो मैं मेरा जो टोकन है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर करता हूँ। ये वाली चीज़ मैंने रिएक्ट की मेरी एप्लीकेशन में लिख रखी है, जो मेरी सिंगल पेज रिएक्ट की एप्लीकेशन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे JWT जो हमें मिला है की क्लॉक से उसको देखेंगे। तो JWT पेलोड होता है वो बेसिकली 3 सेक्शन में होता है। एक JWT का हेडर होता है, देन पेलोड होता है, देन लास्ट सेक्शन है आपका, वो आपका रहता है वेरीफाइड सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें आप देख कभी भी JWT में देखेंगे तो बीच में 3 डॉट्स रहते हैं, डॉट से आपका टोकन रहता है। ये फर्स्ट आपका है इन्फॉर्मेशन, देन मिडल इन्फॉर्मेशन, देन एक बीच में और डॉट्स लेके लास्ट वाला आपका सिग्नेचर रहेगा। ओके, सो की जो की क्लॉक से टोकन मिलता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे ये बेसिकली टोकन लिया है। सो इसमें जो टोकन प्रोवाइडर है वो SK रिलम है, ईश्वर कौन है, ISS मतलब ईश्वर, और ये एक्सपायरी टाइम वगैरह है। और ये सब का मतलब होता है आपका यूजर आईडी, जो यूजर है उसका यूजर आईडी, और टोकन का टाइप बीरर टोकन है। और जो क्लाइंट है जिसके लिए हमने ये एक्सेस किया है वो आपका रिएक्ट ऐप है। ओके, सो अब रीलम को एक्सेस ये क्या क्या रोल है वो इसको डायरेक्ट मिले हुए हैं। तो सुपर एडमिन है, ये कंटेंट मैनेजर है, मैनेजर ऑफलाइन एक्सेस, ये सारे रोल। हमने एक रोल क्रिएट किया था बेसिकली, जिसका नाम हमने वहाँ पे रखा था डैशबोर्ड, MF डैशबोर्ड करके। तो इस यूजर को आप देख रहे हो MF डैशबोर्ड एक्सेस वाला टोकन नहीं मिला है। सो अपन इसको कैसे MF डैशबोर्ड वाला टोकन दे सकते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि क्लॉक में जाएंगे और जो ये हमारा SK यूजर है इसको यहाँ पे रोल मैपिंग में जाएंगे
और हमें ये MF डैशबोर्ड वाला जो रोल है ये इसको असाइन कर देना है। तो ये रोल इसको यहाँ पे असाइन हो गया, बस इतना ही करना है हमें। सो हमें रोल मैनेजमेंट की क्लॉक से हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो हमारा एप्लीकेशन था इसका मैं एक बार वापस से लॉगिन करता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। ओके, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 जो मेरा रिएक्ट का ऐप है उसमें जाता हूँ, वो लॉगिन आ गया। और यहाँ पे मुझे वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। तो SKCHUH चौहान 1 2 3। ओके, तो ये यहाँ पे लॉगिन हो गया है मेरा। और जो मेरा की क्लॉक से जो टोकन यहाँ पे रिएक्ट के साथ में मैंने जावा स्क्रिप्ट का की क्लॉक का लाइब्रेरी आता है वो यूज किया है लॉगिन करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको अगर रिएक्ट के साथ की क्लॉक यूज करना है, कैसे करना है, वो अलग सेशन कर सकते हैं। अभी बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे हमारा खुद के ऑथ सर्वर पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, जो यूजर है, जो सुरेश है, जो लॉगिन कर रहा है बंदा, वो आपका रिसोर्स ऑनर है। और जो ये आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है ये आपका एक क्लाइंट है। और जहाँ पे की क्लॉक पे हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं वो की क्लॉक हमारा बेसिकली ऑथराइजेशन सर्वर है। और हमारे केस में अभी कोई रिसोर्स सर्वर नहीं है जहाँ से हम बैकएंड से कोई रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं। अगर रिसोर्स सर्वर होता तो अब क्या होता, क्रिएट के एप्लीकेशन में मुझे 2 3 चार्ट दिखाने होते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन का टाइम है तो किस स्टेट में किस कास्ट की क्या पॉपुलेशन है, जो अभी बेसिकली सर्वे हुआ है। तो मेरी कोई बैकएंड एप्लीकेशन रहती, वो एप्लीकेशन को मैं एज ए रिसोर्स सर्वर बनाता और उसको ये JWT मैं API कॉल करते वक्त पास करता। मैं वापस कोई दूसरा JWT मुझे नहीं चाहिए होगा, मैं यही JWT पास करूँगा और वो जो मेरी बैकएंड एप्लीकेशन है वो एज ए रिसोर्स सर्वर ये टोकन लेके की क्लॉक ऑथराइजेशन सर्वर को देगी और उससे कंफर्म करेगी कि ये जो यूजर है ये वैलिड यूजर है या नहीं है। अगर वो बोलेगी वैलिड यूजर है तो इस टोकन में आपके जो जो बेसिकली रोल आपको असाइन है उस रोल से रिलेटेड स्प्रिंग बूट की या आपकी जो बैकएंड एप्लीकेशन है उस रोल से रिलेटेड आपका जो डेटा है वो आपको इस रिएक्ट एप्लीकेशन में API में एक्सेस करने की परमिशन दे देगी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट रहता है। सो हमारे केस में अभी हमारे पास बैकएंड एप्लीकेशन नहीं है इस ट्यूटोरियल में, उसके अलावा सब कुछ है। अब हम वापस ये JWT को लेते हैं और ये वाले JWT को अपन एक बार वापस JWT IO में जाके देखते हैं कि हमने जो नया रोल असाइन किया था MF वाला, MF डैशबोर्ड, वो अब इस यूजर के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हमारे ये सबसे पहले आप दे रहे हो जो रीलम एक्सेस, तो जो रीलम लेवल के रोल है वो आप देख सकते हो कि इसको क्या असाइन है। ओके, तो होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो। और अगर इसमें आप लोगों को बेसिकली और टू अपने आप में बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, सो पूरा क्लीन वे में तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको समझा नहीं पाया हूँ, पर एज ए बिगिनियर आप हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर में ऑथ टू क्या है, रिसोर्स ऑनर कौन है, क्लाइंट क्या चीज़ होती है, और ऑथ सर्वर हम की क्लॉक के थ्रू अपना ऑथ सर्वर कैसे बना सकते हैं, गूगल का साइन विद गूगल, लॉगिन विद गूगल, वो क्या कैसे कंसेप्ट चलता है, और रिसोर्स ऑनर या रिसोर्स सर्वर क्या होता है। ओके, सो थैंक यू। और की क्लॉक का बेसिक आइडिया, और की क्लॉक में हम यहाँ पे यूजर क्रिएट देख सकते हैं, और की क्लॉक के और भी बहुत सारे बेनिफिट है। सो क्लाइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कितने भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्लाइंट से रिलेटेड कुछ स्कोप्स है। और की क्लॉक हमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यूजर फेडरेशन ये एक अच्छा टॉपिक है की क्लॉक के अंदर। अब जैसे मोस्टली बड़ी एप्लीकेशंस होती है, सो वहाँ पे कहीं पे एज्योर का कोई एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रखा है किसी ने, मोस्टली अगर एप्लीकेशन अच्छे से बना रखी है, और ये आपके यूजर बेस है, सारे यूजर है वो ऑलरेडी LDAP में है। अब आपको यहाँ पे की क्लॉक ऑटो में माइग्रेट होना है तो आप आपकी LDAP यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्यूगर कर सकते हो। और अब हमें क्या चाहिए, लॉगिन और साइन अप विद गूगल वगैरह फीचर चाहिए हमारी एप्लीकेशन में विथ हमारा खुद का जो ऑथराइजेशन सर्वर है, तो वो भी चीज़ अब हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सारे फीचर्स है कि आपको कौन सा करना है। तो आपको गिटहब करना है, ट्विटर करना है, फेसबुक करना है, गूगल करना है, किसके साथ साइन अप का ऑप्शन देना है आपको, यहाँ पे बस रजिस्टर करना होगा। वो तो मैंने पहले भी बताया, अब अपना की क्लॉक है वो एज ए क्लाइंट बन जाएगा उस गूगल ऑथ सर्वर के बेस पे। बट उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल के जो भी आपका क्लाइंट है, आपको गूगल GCP पे जाके आपका क्लाइंट रजिस्टर करना होगा अपनी की क्लॉक एप्लीकेशन को, और वहाँ से क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट बनाना होगा। और जो गूगल में आप जो जो रीडायरेक्ट एंड पॉइंट आप दोगे
वो यूआरएल आपको ये वाला रखना होगा। ओके, सो यहाँ पे दिया है रीडायरेक्ट यूआरएल व्हेन यू कॉन्फ़िगर द आइडेंटिटी प्रोवाइडर। तो ये वाला आपको वहाँ पे गूगल में देना पड़ेगा। ओके, होप ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा।